भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चिट्ठी विवाद, नीतीश कुमार आकर मांगे माफी। बिहार सीएम पर बरस तेजस्वी यादव ने फाड़ा एडीजी का खत, फेंक कर बोले शर्म है इस सरकार पर। जी हां दोस्तों, चिट्ठी विवाद को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री व जेडीयू चीफ नीतीश कुमार पर बुरी तरह बरसे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एडीजी की चिट्ठी फाड़कर फेंकते हुए उन्होंने कहा है कि सीएम को आकर सूबे की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वे आखिर कैसे कह सकते हैं कि भूल हो गई। तेजस्वी के मुताबिक एडीजी के इस लेटर में बिहार के श्रमिकों के लिए गुंडा, लुटेरा और अपराधी जैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है। ये चिट्ठी सरकार की गरीब विरोधी घृणित मानसिकता का परिचायक है। मुझे क्या, किसी को भी गुस्सा आएगा। तेजस्वी ने इसके अलावा शनिवार को आरजेडी दफ्तर के बाहर नीतीश विरोधी बैनर भी लगाए। उनके मुताबिक भाजपा के अधीन काम कर रहे नीतीश कुमार द्वारा बिहार के श्रम वीरों के संबंध में गृह विभाग से एक चिट्ठी जारी कराई, जिसमें श्रमिक भाइयों के बारे में बेहद अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां हैं। इस चिट्ठी में श्रमिकों को चोर, लुटेरा, गुंडा और अपराधी कहा गया है। बकौल तेजस्वी, नकारा और निकम्मी बिहार सरकार की गरीबों के प्रति नफरती सोच को उजागर करने के लिए इस चिट्ठी के होर्डिंग्स को शनिवार को हमने पटना में लगाया। सभी न्यायप्रिय साथियों से आह्वान करता हूं कि श्रमिकों का अपमान करने वाली इस निर्दयी सरकार की गरीबों के प्रति घृणित सोच को गांव-गांव तक उजागर करें। दरअसल बिहार में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी ने इलेक्शन से एंड पहले बिहार पुलिस विभाग के एडीजी अमित कुमार के खत को मुद्दा बनाकर सूबे में जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार को घेरा है। इस खत में कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों की वजह से राज्य में अपराध बढ़ने की आशंका जताई गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार 2.0 को राहुल गांधी ने बताया डीमन 2.0। कहा, लोगों एमएसएमई को कैश ट्रांसफर ना कर इकोनॉमी तबाह कर रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 2.0 को डीमन 2.0 करार दिया है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन काल में केंद्र सरकार लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए मदद न करके देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह कर रही है। यह डेमन 2.0 है। दरअसल राहुल ने शनिवार को इस बाबत ट्विटर पर एक खबर शेयर की, जिसका शीर्षक एड्रेसिंग प्री कोविड इश्यूज टू बी क्रूशियल फॉर इंडियाज रिकवरी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी ने विश्व भर में 60 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया। कोरोना संक्रमण से जो संकट पनपा, उसकी वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। आगे खबर में यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर इस महामारी का भारत पर क्या असर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के हवाले से आशंका जताई गई कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी दब या गिर जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने पूछा 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा दिए जा रहे पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम कहा, सरकार बस इतना बता दें कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महापैकेज में कितना गरीब के लिए है, कितना किसान, दिहाड़ी प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेहड़ी ठेले पटरी वाले व अन्य मजबूरों के लिए हैं। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें। इससे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था, बाराबंकी से एक परिवार के 5 लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी आत्महत्याओं की दुखद खबरें आ रही हैं। भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल लोगों के खाने और कमाने का इंतजाम करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पेट पालने की मजबूरी, बिहार आए प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे दूसरे राज्य। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को दोबारा से अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवासी मजदूरों का देश के अन्य राज्यों में जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बकायदा उनके मालिक ने एक बस भेजकर उन्हें वापस बुला लिया। हरियाणा नंबर की इस बस के ड्राइवर ने कहा कि उनके मालिक ने सरकार से अनुमति प्राप्त की कि वह एक बस भेजकर बिहार से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना चाहते हैं। हरियाणा से आए बस के ड्राइवर रंजीत ने कहा, ठेकेदार ने हरियाणा सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद सारे नियम का पालन करते हुए बस बिहार भेजी है ताकि प्रवासी मजदूरों को वापस ले जा सके। मजदूरों को वापस ले जाने के दौरान हम लोग सामाजिक दूरी बनाने के नियम का भी पालन करेंगे। पानीपत लौटने वाले प्रवासी मजदूर मोहम्मद नैयर ने कहा, हम लोग काम करने के लिए हरियाणा के पानीपत जा रहे हैं। वहां के एक बड़े किसान ने सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद हम लोगों के लिए बस भेजी है। कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी परिवार का पेट पालने के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पिछले एक सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, मुंबई और गुजरात के लिए ट्रेन और बस के माध्यम से रवाना हो चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर से रोज बिहार लौटे प्रवासी मजदूर ट्रेन और बस के माध्यम से अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री को दी कुछ बड़े प्रयोग करने की सलाह, बोले अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कुछ बड़े प्रयोग करने पर सुझाव दिया है। सिसोदिया ने देश में स्कूलों को फिर से खोलने से पहले कई गंभीर विषयों पर रचनात्मक और साहसिक तरीकों से विचार करने पर बल देते हुए लिखा, कोरोना के बाद अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। अब शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे बदलाव के लिए हम खुद आगे बढ़कर पहल करें, ना कि विदेशों में कोई नई चीज होने का इंतजार करें और फिर उसकी नकल करें। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूल को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। सिसोदिया ने लिखा है कि सबसे पहले हमें हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्कूल के भौतिक और बौद्धिक परिवेश पर सबका समान अधिकार है। केवल ऑनलाइन क्लास से शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। केवल बड़े बच्चों को स्कूल बुलाना और छोटे बच्चों को अभी घर में ही रखने से भी शिक्षा को आगे बढ़ाना असंभव होगा। पत्र के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा को स्कूल में सीखने की प्रक्रिया की एक पूरक व्यवस्था के तौर पर देखा जाना चाहिए, यह उसका विकल्प नहीं हो सकती। स्कूलों को खोलने के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी हो उसमें हर उम्र, हर वर्ग के बच्चों को बराबर अवसर देना होगा। यह ध्यान रखा जाए कि हमारा अगला कदम बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के ऊपर प्राथमिकता देने के पूर्वाग्रहों पर आधारित ना हो। सिसोदिया ने लिखा कि आईसीएमआर द्वारा किए गए कोविड-19 संबंधी अध्ययनों में यह सामने आया है कि कोरोना वायरस का असर 9 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों पर सबसे कम रहा है। सिसोदिया ने सुझाव दिया है कि हमें सिलेबस को थोड़ा कम करते हुए स्कूली शिक्षा को आगे जारी रखने पर जोर देने के बजाय अब ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम साल दर साल सिलेबस पूरा किए जाने की अवधारणा से ही ऊपर उठ जाएं। पत्र में सिसोदिया ने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के ठोस सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई को यह निर्देश दिए जाएं कि स्टूडेंट्स को सिलेबस आधारित रिटन परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक खींचतान, कांग्रेस ने 65 विधायकों को रिसोर्ट भेजा। जी हां दोस्तों, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अब तक वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें रिसोर्ट में भेज दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इनमें गुजरात की 4 सीट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग जोन में रिसोर्ट में भेज दिया है। उत्तरी क्षेत्र के 21 विधायक अंबाजी के रिसोर्ट पहुंचे हैं। हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। बता दें कि मार्च महीने से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया भाजपा, अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर भाजपा हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार तेज हो गया था। सिंधिया को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब उन्होंने खुद इन पर विराम लगाते हुए भाजपा के नवनियुक्त प्रभारियों को शुभकामनाएं दी हैं। अटकलों पर विराम लगाते हुए सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए सभी प्रभारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का अनुभव और कार्यकर्ताओं की मेहनत भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, आदेश गुप्ता ने संभाली बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी, ताजपोशी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां दोस्तों, आदेश गुप्ता ने कल यानी शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। खास बात यह है कि आदेश गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और सांसद मौजूद थे, लेकिन किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सभी ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय के अंदर एक दूसरे से 6 फीट की दूरी नहीं बनाई। सभी लोग आपस में काफी निकट खड़े थे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू, सांसद रमेश बिधूड़ी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। हालांकि बीजेपी कार्यालय में आने से पहले मुख्य द्वार पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया था। साथ ही घर से बाहर निकलते ही लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। यह नोटबंदी 2.0 है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खातों में अगले 6 महीनों के लिए 7,500 रुपए महीने भेजे जाएं और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कोविड केयर घोटाला, सरकार पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जारी है और एक हद तक यह सफल भी है। इस बीच राज्य में कोविड केयर से जुड़ी खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के एच.के. पाटिल की अगुवाई में विधानमंडल की लोक लेखा समिति अस्पतालों के निरीक्षण करने और टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर सहित उपकरणों की गुणवत्ता की पुष्टि करके मामले की जाँच शुरू करना चाहती है। हालांकि पाटिल ने कहा कि कुछ बाधाओं के कारण जाँच आगे नहीं बढ़ पाई है और उन्होंने मामले पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागिरी से बात करने की योजना बनाई है। ड्रग लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए प्रभारी द्वारा बनाई गई कुछ खरीद के बारे में एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा समिति को जानकारी दी गई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने N95 मास्क के 147 रुपए चुकाए, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें 295 रुपए में खरीदा है। इसी तरह मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो एक विभाग के लिए 1.67 लाख रुपए में खरीदे गए, स्वास्थ्य विभाग की रसीद में 5.37 लाख रुपए की लागत बताई गई है। वहीं गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने के चलते सोसाइटी ने अप्रैल में दिल्ली के एक विक्रेता को कुछ वेंटिलेटर वापस भेज दिए थे। 28 अप्रैल को विक्रेता को लिखे गए सोसाइटी की चिट्ठी में कहा गया कि इन हाउसिंग टेस्टिंग में पाया गया कि कोई प्रमाण पत्र, ब्रोशर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के साथ मॉडल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव, भाजपा को रोकने के लिए देवेगौड़ा को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा के दोबारा संसद भवन में दिखाई देने की उम्मीद है। कांग्रेस उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट पर समर्थन देने के लिए तैयार है। पार्टी ने यह कदम आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट को जाने से रोकने के लिए किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी एक सीट के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा की। कांग्रेस दक्षिणी राज्य से एक उम्मीदवार को आसानी से उच्च सदन भेज सकती है।
है। खड़गे 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि यह गठबंधन सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। खड़गे के समर्थन में वोट देने के बावजूद कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त विधायकों के वोट बचेंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इन वोटों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी भाजपा को रोकने के लिए किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि देवेगौड़ा या फिर किसी अन्य स्वीकार्य उम्मीदवार को पार्टी समर्थन दे सकती है। सूत्र का कहना है कि जेडीएस ने अब तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर एक अन्य गैर भाजपा प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजने में सक्षम हैं। यदि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर सहमति बन जाती है तो इससे विपक्ष की गिनती बढ़ जाएगी। बता दें कि उच्च सदन में सत्ता पक्ष के मुकाबले विपक्ष की स्थिति कमजोर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से सुनिश्चित दूसरी सीट का नुकसान झेलना पड़ेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।